फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन 23 ई ऑफ एमपी एकोमोडेशन एक्ट देख रहे हैं हम। सेक्शन 23 ई में क्या बताया गया है? रिवीजन बाय हाई कोर्ट। इसमें कहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 31 और सेक्शन 32 नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मतलब चैप्टर 3A के अंतर्गत यदि आरटीए ने कोई भी ऑर्डर पारित किया है उसकी अपील नहीं होगी, भले ही सेक्शन 31 और 32 में कोई भी प्रावधान दिया हो अपने से संबंधित। लेकिन अगर चैप्टर 3A के अंतर्गत का कोई ऑर्डर है जो आरटीए ने पास किया उसकी अपील नहीं होगी। अपील नहीं होगी तो क्या होगा? अपील नहीं होगी तो रिवीजन होगा। रिवीजन हमेशा कहाँ होता है? हाई कोर्ट में होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उच्च न्यायालय किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी विशिष्ट व्यक्ति के आवेदन पर, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर। तो ये जो रिवीजन का प्रोसेस है ये कैसा हो सकता है? आइदर स्यूमोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, कि या तो हाई कोर्ट खुद अपने इच्छा अनुसार अपने स्वप्रेरणा से अपने विवेक का यूज करके खुद से भी रिवीजन के लिए मंगवा सकती है फाइल्स को आरटीए से, या फिर जो एग्रीड पार्टी है वो इसके लिए रिवीजन करवाने के लिए एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में कि रिवीजन चैप्टर 3A के अंतर्गत यदि कोई ऑर्डर आरटीए ने पास किया है और उसका रिवीजन होना है तो कैसे हो सकता है। तो आप ऑप्शन में देंगे क्यूमोटो ऑन द एप्लीकेशन बाय द एग्रीड पार्टी, बोथ या नन ऑफ दैम। तो आपको बोथ पिक करते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी विशिष्ट व्यक्ति के आवेदन पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए किसी मामले का अभिलेख, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की वैधता, औचित्य या उसकी शुद्धता के संबंध में, अथवा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और पुनरीक्षण में उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन करने के ग्राउंड क्या क्या है। तो रिवीजन के ग्राउंड से आदेश जो भी ऑर्डर आरटीए ने पारित किया है उसकी वैधता, औचित्यता, शुद्धता और कार्यवाहियों की नियमितता, ये 4 ग्राउंड है रिवीजन के। ये भी याद रखना है कि एमपी एकोमोडेशन एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से ग्राउंड पर रिवीजन हो सकता है। तो वैधता, औचित्यता, शुद्धता या कार्यवाहियों की नियमितता। इस आधार पे हाई कोर्ट या तो खुद से, ठीक है, मैटर को मंगवा सकता है अपने पास, या अगर आवेदन किया है तो मांग सकेगा और उसकी परीक्षा करेगा और पुनरीक्षण के में उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि उसे ठीक लगे। और इस धारा द्वारा अन्यथा प्रतिबंधित के सिवाय इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण का निपटारा करने में उच्च न्यायालय यथाशक्ति उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिनका प्रयोग और जिनका अनुसरण वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन किसी पुनरीक्षण का निपटारा करने में करता है। मानव भार नियंत्रक प्राधिकारी की कोई ऐसी कार्रवाई ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई हो। तो इसमें इन्होंने कहा है कि रिवीजन करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो सीपीसी के अंतर्गत सेक्शन 115 के अंतर्गत जो रिवीजन का प्रोसीजर होता है वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी लागू होगा। और आरटीए को हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय माना जाएगा। आरटीए की कार्रवाई को जो प्रोसीडिंग आरटीए ने की है इस चैप्टर के अंतर्गत, जिस जो ऑर्डर पारित किया जिसके अगेंस्ट रिवीजन करवाना है, तो उस पूरे प्रोसीडिंग को क्या मानेंगे कि वो हाई कोर्ट का कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है जिसकी वो प्रोसीडिंग है। फिर क्या लिखा हुआ है? लेकिन ऐसा जो रिवीजन है उसकी एक टाइम लिमिट है कि अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन कब फाइल करना है? आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर एप्लीकेशन यदि पार्टी फाइल कर देगी रिवीजन करवाने की तो ही रिवीजन हो सकेगा, नहीं तो एप्लीकेशन पे नहीं हो सकेगा। या तो क्यूमोटो हो, और क्यूमोटो की अगर एप्लीकेशन की बात है तो एप्लीकेशन के लिए कितने टाइम है? 90 दिन। तो रिवीजन के लिए आवेदन कितने दिन में लगाना होता है? आदेश की तारीख से 90 दिन। ठीक है,
90 days. An application is presented within 90 days of the date of the order sought to be revised. एक बार इसका इंग्लिश में भी हम देखेंगे. The High Court may at any time suo motu or on application of any person aggrieved for the purpose of satisfying itself as to the legality, propriety or correctness of any order passed by or as the regularity of the proceeding of the rent controlling authority, call for and examine the records of the case pending before or disposed of by such authority and may pass such orders in revision in reference thereto as seems fit. तो यहाँ पे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है प्री में, वो एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि रिवीजन कहाँ होता है, हाई कोर्ट में होता है. कैसे हो सकता है, तो या तो हाई कोर्ट सुमोटो खुद सोवरेन से मैटर को देख सकती है या फिर एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीड पार्टी को देख सकती है. ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन क्या है, लीगलिटी, प्रॉपर्टी, करेक्टनेस एंड रेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीडिंग. तो ये जो लीगलिटी, प्रॉपर्टी और करेक्टनेस है वो ऑर्डर की बात हो रही है, और प्रोसीडिंग की रेगुलरिटी में अगर इरेगुलरिटी है तो वो चेक करने के लिए भी हाई कोर्ट जो रिवीजन कर सकता है. अब देन उसके बाद जो प्रोसीजर फॉलो होगा, हाई कोर्ट रिवीजन करने में जो प्रोसीजर फॉलो करेगी वो कौन सा प्रोसीजर करेगी, तो जो सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी में है वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो होगा. और रेंट कंट्रोलिंग जो प्रोसीडिंग है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, उनको कैसा माना जाएगा, जैसे कि वो प्रोसीडिंग ऐसी कोर्ट की प्रोसीडिंग है जो हाई कोर्ट का कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है. तो यहाँ पे आरसीए के द्वारा की गई प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट की प्रोसीडिंग मान के चलेंगे. अब एप्लीकेशन की जहां तक बात है कि रिवीजन की जो एप्लीकेशन लगानी है, तो रिवीजन की एप्लीकेशन जो है वो प्रेजेंटेड की जानी है विदिन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर शॉट टू बी रिवाइज. जिस ऑर्डर का रिवीजन आप चाहते हैं, तो उस ऑर्डर जिस तारीख को वो ऑर्डर आरसीए ने पास किया, उस तारीख से विदिन 90 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है रिवीजन की. अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं तो फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा. ठीक है, कोर्ट फिर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. क्यों, तो करना है तो कर लेगा. कोई डाउट इसमें? क्लियर है सेक्शन? यस मैम. आगे देखते हैं सेक्शन 23F, ड्यूरेशन ऑफ स्टे. अब बात कर रहे हैं कि यदि स्टे ऑर्डर की, कि मतलब आरसीए ने या हाई कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पारित किया इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है ना, चैप्टर 3A के अंतर्गत कोई भी ऑर्डर जो आरसीए ने या हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट का क्यों वर्ड आ रहा है यहाँ पे, रिवीजन का ऑर्डर हो सकता है, रिवीजन है ना, अभी हमने जस्ट ऊपर सेक्शन पढ़ी कि रिवीजन में कोई आदेश दिया, कोई भी आदेश दिया है, अगर उस आदेश को उस आदेश के मतलब जो भी ऑर्डर दिया है, अब ऑर्डर को भी पारित किया तो वो ऑर्डर क्या होगा, उसका प्रवर्तन कराया जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा, मतलब ऑपरेट कराया जाएगा. तो उसको रोकने के लिए, है ना, कोई भी आदेश पारित किया है, अब उस आदेश को रोकने के लिए अगर कोई आदेश पारित करेगा आरसीए या हाई कोर्ट, तो वो रोकने वाला जो आदेश उन्होंने दिया है, जो स्टे ऑर्डर दिया है, वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, तो वो 6 मंथ तक वैलिड होगा. ठीक है, the stay of the operation of the order of eviction passed by RCA or by the High Court shall not ensure for a total period of more than 6 months. एक बार हिंदी में भी पढ़ेंगे और क्लियर होगा. बेदखली के आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जो बेदखली का आदेश ऑलरेडी दिया जा चुका है उसके प्रवर्तन को रोकने के लिए, मतलब उसके इन्फोर्समेंट को रोकने के लिए आरसीए या हाई कोर्ट द्वारा पारित किया गया आदेश कुल मिलाकर 6 मास से अधिक की कालावधि के लिए प्रवृत्त नहीं होगा. तो मतलब क्या है, जो स्टे ऑर्डर देगा, मतलब टेनेंट की बेदखली के लिए जो भी आदेश पारित किया है, जो भी ऑर्डर एविक्शन का पारित हुआ है अगेंस्ट टेनेंट, उसको रोकने के लिए जो आदेश आरसीए या हाई कोर्ट कोई भी उसके प्रवर्तन को रोकने के लिए, सपोज करिए कोई आदेश उन्होंने निकाला है कि नहीं, इस चैप्टर की 23A के अंतर्गत हमने ग्राउंड ए पढ़ा, जैसे कि ग्राउंड ए रेसिडेंशियल पर्पस के लिए एप्लीकेशन लगाई 23A के अंतर्गत उसने कि मुझे खुद के स्वयं के रहने के लिए जो है मकान चाहिए, इसलिए खाली करवाइए. तो उसके एवज में क्या हुआ, आरसीए ने एक आदेश कर दिया कि हाँ ठीक है, लैंडलॉर्ड को जो है कब्जा दिया जाए और टेनेंट को बेदखल किया जाए. तो अब इस बेदखल के आदेश को रोकना है, रोकने के लिए
या तो हाई कोर्ट ने या आरटीए ने खुद बाद में क्या किया, एक और ऑर्डर पारित किया कि ये जो हमने बेदखली का आदेश पारित किया था इसके प्रवर्तन को रोकने वाला आदेश पारित किया था। ये जो रोकने वाला आदेश है इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, किसी भी कंडीशन में 6 मंथ से ज्यादा की नहीं होगी। मतलब वो आदेश सिर्फ 6 मंथ तक ही रुक सकता है अगर स्टे ऑर्डर है तो, है ना। या तो फिर उसको कैंसिलेशन हो या तो उस ऑर्डर का कोई तरीके से कैंसिल हो। अगर स्टे ऑर्डर लिया है, रुकवाया है, तो वो सिर्फ 6 मंथ के लिए ही वैलिड रहेगा। 6 मंथ से ज्यादा स्टे ऑर्डर वैलिड नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 23 जी। रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। क्या बोला गया है इसमें, अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। ये सेक्शन बिल्कुल सेम है जैसा हमने सेक्शन 12 में पढ़ा था। सॉरी, सेक्शन 12 में नहीं, सेक्शन 17 रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। तो जैसा सेक्शन 17 है सेम टू सेम सेक्शन 23 जी का क्लॉज 3, 4 और 5 है ना। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं तो वो भी रिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं कि अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। तो where an order for the eviction of a tenant is made on the grounds specified in clause A of section 23A, the landlord shall not be entitled to obtain possession thereof before the expiration of a period of 2 months from the date of the order। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी बेदखली का आदेश दिया जाता है तो बेदखली का आदेश जब पारित हो जाता है और भूमि स्वामी को वापस कब्जा लेना है मकान का, तो भूमि स्वामी कब तक कब्जा वापस नहीं ले सकता, उस आदेश की तारीख से 2 मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व कभी भी मकान मालिक किराएदार से कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर किराएदार को बेदखल करने का कोई आदेश पारित हुआ है तो आदेश पारित होने की तारीख से 2 मंथ का समय सामने वाले को दिया जाएगा कि भैया 2 महीने है, आदेश आ गया है तुम्हें बेदखल करने का, 2 महीने में दूसरा मकान देख लो, वहां शिफ्ट हो जाओ। तो 2 मंथ तक, आदेश आने की तारीख से 2 मंथ तक कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते। कॉमन है ये, वहां भी पढ़ा था हमने। फिर जहां अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 23 के खंड खा में विनिर्दिष्ट आधारों पर किया जाता है वहां भूस्वामी उसका कब्जा। अब बात हो रही है ये कौन से मैटर्स की, व्यापारिक वाले मामलों की। ठीक है, ऊपर इन्होंने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बता दिया, अब ये नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बता रहे हैं कि नॉन रेसिडेंशियल पर्पस है जहां, तो वहां क्या होगा, तो ये भी सेम है। तो ये वो वाले ग्राउंड है, ये हमने 13 में पढ़े थे ना। इसका सेक्शन 23 जी का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, सेक्शन 12 के जो प्रोविजो था, कौन सॉरी प्रोविजो नहीं, सेक्शन 12 का सबसेक्शन कौन सा था, 12 का 5 और 6। 5 और 6। ठीक है ना। तो 23 जी के साथ सेक्शन 12 का जी के साथ 1, 2 के साथ वहां 12 का सबसेक्शन 5 एंड 6 वो मैच हो रहा है। ठीक है, तो सबसेक्शन 6 भी सेम है वहां पे, देखिए ये भी यहाँ पे भी सेम है बिल्कुल। अब जहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हमने मकान किराए पर दिया था और अब भूस्वामी ने उसका कब्जा वापस प्राप्त किया, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के बिहाफ में एप्लीकेशन लगाई थी और उसको मिल गया, बेदखली का आदेश आ गया है। तो यहाँ पे भी जो मकान मालिक है वो सेम प्रोविजन की, पहली बात तो आदेश की तारीख से 2 मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पोजेशन नहीं ले सकता। दूसरी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी सेम है कि यदि वो स्थान, वो प्लेस जो दुकान वगैरह है जिसको खाली करवाया है वो ऐसी सिटीज में है, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, यहाँ है। रायपुर और दुर्ग कहाँ के केस में आएगा, छत्तीसगढ़ के है तो रायपुर और दुर्ग है ना। एमपी का अगर है तो एमपी में सिर्फ इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर।
और रायपुर और दुर्ग छत्तीसगढ़ में टिक करना है, एमपी के एग्जाम में टिक मत कर देना अगर ऑप्शन में आ जाए तो, ध्यान रखना है ये चीज है ना, क्योंकि दोनों स्टेट एप्लीकेबल है। तो शहरों में या ऐसे अन्य नगरों या शहरों में स्थित है जिन्हें राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा उस संबंध में विनिर्दिष्ट किया है, या फिर कोई और स्टेट भी आ जाएंगे जो राज्य सरकार यदि कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकाल करके बता दे कि इन स्टेट में भी अभी प्रोविजन लागू होगा, तो वो स्टेट भी वो शहर भी तब तक अभिप्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि भूस्वामी अभिधारी को प्रतिकर स्वरूप निम्नलिखित दशाओं में, अर्थात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6 क्लॉज में 12 में कि अगर इन सिटीज में प्लेस है और इन सिटीज में प्लेस थी और ऐसे किराएदार से खाली करवाई है दुकान, तो सेम प्रोविजन है, अगर ये कंडीशन है नीचे दी हुई तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा, तो जहां पे वो स्थान उस तारीख को जिसको कि भूस्वामी उसके कब्जे के लिए आवेदन करता है, ठीक पूर्ववर्ती पूरे 10 वर्ष की कालावधि तक उस अभिधारी द्वारा जिसे बेदखल किया जा रहा है कारोबार के प्रयोजन के लिए या ऐसे प्रयोजन के साथ किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया गया है। अगर उसने उस एकोमोडेशन को जो उससे खाली करवाया गया पूरे पूरे 10 साल तक वहां अपनी दुकान चलाई है, पूरे पूरे 10 साल हो चुके हैं, 10 साल के बाद आप उससे दुकान खाली करवा रहे हैं, तो आपको कंपनसेशन देना होगा। कितना, दोगुने के बराबर, है ना, जो भी वार्षिक मानिक भाड़ा है उसकी रकम से दोगुने के बराबर, ये आपको नीचे मिलेगा खा वाले पॉइंट में। या फिर 10 वर्ष की पूर्व कालावधि के दौरान उस स्थान में कोई कारोबार करने वाले किसी अधिकारी ने उसे छोड़ दिया और उसके ठीक पश्चात आने वाले अधिकारी ने उसे पूर्व अधिकारी का कारोबार या तो बाय ट्रांसफर अंतरण द्वारा या विरासत इनहेरिटेंस द्वारा उसे अर्जित कर लिया है, तो ऐसी रकम का जो उस स्थान के वार्षिक मानक भाड़े की रकम से दोगुनी के बराबर होगा। सेम है बिल्कुल 12 की 6 की तरह कि यदि कोई व्यक्ति था जिसने 10 साल तक वहां पे व्यापार किया, बाद में उसने वो व्यापार छोड़ दिया, लेकिन ठीक उसके बाद वाले अधिकारी ने वो व्यापार को बाय ट्रांसफर ले लिया है या बाय इनहेरिटेंस उसको एक्वायर कर लिया है, तब ऐसी कंडीशन में वो कंटिन्यूइंग नेचर का माना जाएगा। तो फिर उस पर्सन को एनुअल स्टैंडर्ड रेंट का डबल रेंट एज कंपनसेशन किराएदार को देना होगा। अगर बेदखल का आदेश आया है तो उसके बाद ही वो कब्जा ले पाएगा। अन्य दशाओं में ऐसी रकम का जो वार्षिक मानक भाड़े की रकम के बराबर हो संदाय नहीं कर देता, ठीक है। और बाकी अदर मैटर्स में मतलब अगर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल पर्पस वाला ये 10 साल का अगर हो गया हो और ऊपर वाले क्लॉज में, तो नॉर्मल मैटर में कितना, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द एनुअल स्टैंडर्ड रेंट इन अदर केसेस। तो अन्य मामलों में जो भी स्टैंडर्ड रेंट है एनुअल, उतने के बराबर कंपनसेशन देना होगा। किसको देना होगा, किराएदार को। कौन देगा, मकान मालिक, तभी मकान मालिक को पोजेशन मिलेगा। बेदखली के ऑर्डर आने के बाद भी, मतलब बेदखली का ऑर्डर आ चुका उसके बाद भी पोजेशन लेने के लिए भी इतना प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब किराएदार मकान मालिक को उल्टा कंपनसेशन देना होगा किराएदार को, अगर ये कंडीशन है तो, ठीक। अब उसके बाद इसकी सबसेक्शन 3 देखते हैं। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 जो है इसकी, वो सेक्शन 17 से कोरिलेट है, ठीक है। चाहे तो वहीं पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि सेक्शन 23 जी की सबसेक्शन 3, 4, 5 रेड विथ सेक्शन 17, मतलब जो सेक्शन 17 में वहां दिया है वो इस चैप्टर के लिए दिया है, ठीक है। चैप्टर 3 ए के अंतर्गत जहां लैंडलॉर्ड्स को रिकवर करना है पोजेशन, तो उनके संबंध में where a landlord recovers possession of any accommodation from the tenant in pursuance of an order made under clause A or clause B of section 23A, the landlord shall not, except with the permission of RCA obtained in prescribed manner, relet the whole or any part of the accommodation within 2 years from the date of obtaining such possession, and in granting such permission, the RCA may direct the landlord to put such evicted tenant in possession of the accommodation। सेम है बिल्कुल कि जहाँ पे सेक्शन 23A के अंतर्गत बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के आधार पर मकान खाली करवाया है, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर जहाँ मकान खाली करवाया है यदि मकान मालिक ने, तो फिर मकान मालिक उस मकान को फिर से पुनः किराए पर नहीं दे सकता। कब तक, 2 साल तक। कब से, जिस तारीख को पोजेशन लिया है, पोजेशन ऑब्टेन करने की तारीख से 2 साल तक अब आप उसको फिर से किराए पर नहीं दे सकते बिना किसकी परमिशन के, बिना आरसीए की परमिशन के।
एंड अगर आरसीए परमिशन देगा तो आरसीए ये डायरेक्ट कर सकता है लैंडलॉर्ड को कि यदि आपको देना ही है पोजीशन तो उसी टेनेंट को वापस दे दीजिए जिसको आपने बेदखल करवाया है ना। ये प्रावधान था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। कहा जहां भूस्वामी धारा 23 का के खंड का या खा के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी स्थान का कब्जा भी प्राप्त अभिधारी से पुनः प्राप्त कर लेता है, वहां वह भूस्वामी बेतरीकी में अभिप्राप्त की गई बाहर नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना, मतलब बिना आरसी के परमिशन के, उस संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को ऐसे कब्जा प्राप्त करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर पुनः भाड़े पर नहीं देगा, है ना। जिस तारीख को कब्जा प्राप्त किया है, कब्जा प्राप्त करने की तारीख से 2 इयर्स तक आप फिर से उसको किराए पर नहीं दे सकते बिना आरसीए की परमिशन के। और ऐसी अनुज्ञा देते समय, और अगर परमिशन आपने मांगी है और अगर वो परमिशन दे रहा है आरसीए, तो आरसीए भूस्वामी को यह डायरेक्शन दे सकता है, यह निर्देश दे सकेगा कि वह बेदखल किए गए ऐसे अभिधारी को उस स्थान का कब्जा दे दे। तो ये उसकी पावर है आरसीए, वो चाहे तो वो कह सकता है कि वापस उसी टेनेंट को कब्जा दे दीजिए जिसको निकलना है। देन सबसेक्शन 4, जहां भूस्वामी यथापूर्व किसी स्थान का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेता है और वह स्थान उस भूस्वामी द्वारा, यदि वह उसका स्वामी है या उस व्यक्ति द्वारा जिसके किफायते के लिए वह स्थान धारित है, ऐसा कब्जा प्राप्त करने के 2 मास के भीतर अधिभोग में नहीं लिया जाता है, या वह स्थान इस प्रकार अधिभोग में ले लिया जाने के पश्चात वही उपधारा, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी की अनुज्ञा के बिना 2 साल के अंदर अंदर किसी और को दे देते हैं, है ना, 2 वर्ष के भीतर किसी को दे देते हैं, तो जिसे बेदखल किया गया है भिन्न किसी व्यक्ति को पुनः भाड़े पर दे दिया जाता है, या ऐसे स्थान का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे कारणों से अंतरित कर देता है जो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को वास्तविक उचित नहीं होते। मतलब आपने किसी थर्ड पर्सन को किराए पर दे दिया, लेकिन आरसीए को जो रीजन आपने बताया है थर्ड पर्सन को देने का, वो उसको नहीं लग रहा है कि ये कोई वास्तविक कारण है, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी बेदखल किए गए ऐसे अधिकारी द्वारा उसे ऐसे समय के भीतर जो कि विहित किया जाए इस संबंध में आवेदन किए जाने पर उस भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी को उस स्थान का कब्जा दे दे या उसे ऐसे प्रतिकर का संदाय करे जैसा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ठीक समझे। तो अब क्या होगा कि ऐसी कंडीशंस हैं, क्या क्या हो गया है सबसेक्शन 4 में, क्या क्या बता दिया इन्होंने कि लैंडलॉर्ड जिसने रिकवर किया है पोजेशन, वो क्या कर रहा है, ऑर्डर the landlord recovers possession of any accommodation as a foresight and the accommodation is not occupied by the landlord if he is the owner thereof or for whose benefit the accommodation is held within 2 months of obtaining such possession। मतलब पोजेशन लेने के बाद 2 मंथ के अंदर अंदर उसने ऑक्यूपाई नहीं किया मकान को, मतलब पोजेशन तो ले लिया लेकिन उसमें जाके रहा नहीं। उसने कहा था कि मुझे खुद के रहने के लिए चाहिए, मुझे खुद की दुकान खोलने के लिए चाहिए, तो भाई जब तुम्हें खुद के रहने के लिए चाहिए और खुद की दुकान खोलने के लिए चाहिए तो जाकर रहो और जाकर दुकान खोलो। लेकिन पोजेशन लेने के बाद भी 2 मंथ निकल गए और 2 मंथ तक आपने ऑक्यूपाई नहीं किया, खुद जाकर नहीं रहे या दुकान नहीं खोली, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑपरेटिंग पोजेशन रीलेट टू एनी पर्सन, या फिर पोजेशन लेने के बाद आपने किसी दूसरे पर्सन को किराए पर दे दिया बिना आरसी की परमिशन के, वो भी 2 साल के अंदर। जो ऊपर वाला पॉइंट है वही सेम, 2 साल के अंदर आपने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को किराए पर दे दिया बिना आरसीए की परमिशन की, या फिर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन फॉर रीजन which do not appear to the RCA to be bona fide, या किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया मकान और रीजन जो आपने बताए वो आरसीए को बोनाफाइड या वास्तविक नहीं लग रहे हैं, तब आरसीए इस संबंध में जो इविक्टेड टेनेंट है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा। तो इस संबंध में जब इविक्टेड टेनेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा तो ऐसी एप्लीकेशन जैसे ही आरसीए को मिलेगी तो आरसीए लैंडलॉर्ड को डायरेक्ट करेगा टू पुट द टेनेंट इन पोजेशन ऑफ द एकोमोडेशन और टू पे हिम सच कंपनसेशन एज द आरसीए थिंक्स फिट। तो इस संबंध में जो इविक्टेड टेनेंट है निकाला गया, जो किराएदार है, उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर आरसीए लैंडलॉर्ड को निर्देश देगा कि आप इन्हीं जो टेनेंट बेदखल किया गया टेनेंट इसको वापस कब्जा दीजिए, या कब्जा नहीं दे सकते हैं तो कंपनसेशन दीजिए, है ना। फिर सबसेक्शन 5 क्या है, वेयर द लैंडलॉर्ड मेक्स एनी पेमेंट टू द टेनेंट
by way of compensation under subsection 2, the evicted tenant shall not be liable to refund the same to the landlord on being put in possession of the accommodation under subsection 3 और under subsection 4। अब ये कह रहे हैं इसी सेक्शन की subsection 2 के अंतर्गत जो कंपनसेशन मिला है व्यापारिक मामले में वही सेक्शन 12 की subsection 6 के अंतर्गत, या यहाँ पे अगर बात करें तो सेक्शन 23G के क्लॉज बी, ये मतलब आपने 10 साल तक व्यापार किया है वहां पर और फिर बेदखली का आदेश आया है उज्जैन, इंदौर, रतलाम, भोपाल, जबलपुर ऐसी सिटीज में आपने 10 साल तक व्यापार किया है जिस जगह पे और फिर आपको बेदखल किया है तो लैंडलॉर्ड को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो वो बात कर रहे हैं कि जहाँ पे सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो कंपनसेशन मिला है तो ऐसे कंपनसेशन को ऐसा अधिकारी रिफंड करने के लिए लायबल नहीं है, भले ही इस अधिकारी को क्लॉज 3 और क्लॉज 4 के अंतर्गत वापस कब्जा दे दिया जाए। ठीक है ना, क्लॉज 3 और क्लॉज 4 के अंतर्गत मतलब क्लॉज 3 के अंतर्गत उसने क्या किया कि रिलेट कर दिया विदिन 2 इयर्स, तो आरटीए ने कहा कि नहीं इन्हीं को वापस कब्जा करो अगर आपको देना है तो मकान। 4 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि विदिन 2 मंथ्स में कब्जा ऑक्यूपाई नहीं किया लैंडलॉर्ड ने विदिन 2 मंथ ऑक्यूपाई नहीं किया तो टेनेंट ने कहा सर इन्होंने तो ऑक्यूपाई किया नहीं, आप हमें वापस कब्जा दिलाइए। तो ऐसी कंडीशन में अगर कब्जा भी वापस मिलता है टेनेंट को और उसको कंपनसेशन मिल चुका है बी क्लॉज के अंतर्गत, तो वो कंपनसेशन रिफंड करने के लिए लायबल नहीं है टेनेंट को वापस नहीं देना पड़ेगा वो कंपनसेशन अगर उसको कब्जा भी वापस प्राप्त हो गया है तो। ठीक, कोई डाउट? नो मैम। ओके, 23H देखिए, 23H में बताया है डिपॉजिट ऑफ रेंट पेंडिंग प्रोसीडिंग फॉर इविक्शन और फॉर रिवीजन। 23H बेदखली के लिए पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियों के लंबित रहने तक भाड़े का निक्षेप। तो कार्यवाहियां लंबित है और भाड़ा क्या करना है, देना है, तो उससे संबंधित ये प्रावधान है। क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। इसका अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस पहले भी यथावत परिवर्तन सहित लागू होंगे। हाँ, यथावत परिवर्तन सहित लागू होंगे, मतलब जो भी जरूरत है प्रोविजन में परिवर्तनों की उन परिवर्तनों के सहित लागू कर देना उस प्रोविजन को। तो सेक्शन 13 जो है ऐसे परिवर्तनों के सहित लागू हो जाएगी, है ना। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 shall apply mutatis mutandis in respect of an application for recovery of possession of accommodation under section 23A and in respect of proceeding for revision under section 23E against final order by the rent controlling authority under section 23C or under section 23D as they apply to a suit or proceeding instituted on any of the grounds referred to in section 12। एक बार हिंदी में देखिए तो समझ में आएगा क्या बोल रही है। इसमें ये कहा गया है कि धारा 13 के ऊपर धारा 23 का के अधीन स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के आवेदन के संबंध में और धारा 23C के अधीन या 23D के अधीन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ने जो भी अंतिम आदेश दिया है उसके विरुद्ध धारा 23 E के अधीन पुनरीक्षण की कार्यवाही के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार की वे धारा 12 में निर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर संस्थित किए गए किसी वाद या कार्यवाही को लागू होते हैं। तो ये सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने सेक्शन 12 पढ़ी थी तो सेक्शन 12 जब हमने पूरी पढ़ ली थी और उसके बाद सेक्शन 13 हमने पढ़ी तो हमने देखा था कि सेक्शन 13 सेक्शन 12 के ग्राउंड पे एप्लीकेबल हो रही है। ये सेक्शन 12 में ये कहा गया है कि नॉन पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट पढ़ा था हमने। 12 का जो ग्राउंड ए था कि जहाँ पे किराएदार ने किराया नहीं दिया है, तो किराया नहीं दिया है तो यदि वो उसके खिलाफ बेदखली का आदेश आता है और वो किराया दे देता है तो सेक्शन 13 में क्या कहा है कि अगर वो किराया दे देता है या देने की बात करता है तो फिर उसको बेदखली का आदेश नहीं दिया जाएगा। ये सेक्शन 13 में कहा है। तो उन्होंने कहा कि जैसा सेक्शन 12 के ग्राउंड्स के लिए सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो रही थी तो वैसे ही इस चैप्टर में भी 23A के अंतर्गत जो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के आधार बताए गए हैं निकालने के, तो यहाँ पे भी सेक्शन 13 के डिपॉजिट से संबंधित जो रेंट के डिपॉजिट से संबंधित जो प्रावधान थे ना
कि हमने पढ़ा था सेक्शन 13 में कि जहाँ पे ये डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाए कि किसको देना है रेंट, तो न्यायालय में फिर जमा करवा लेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगी कितना देना है, तो ये डिसाइड करेगी कोर्ट। तो वो सारे प्रावधान वैसे ही यहाँ पे भी लागू होंगे जैसे सेक्शन 12 के संबंध में हुए थे। क्लियर है इतनी बात? इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है। इसका बस निष्कर्ष निकाल लेंगे इस सेक्शन का। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि रेंट के डिपॉजिट से संबंधित जितने प्रावधान हमने सेक्शन 13 में पढ़े थे कि रेंट किसको पे करना है, इस बात में डिस्प्यूट हो गया तो कोर्ट में डिपॉजिट करवा दिया, रेंट कितना पे करना है इस बात के लिए डिस्प्यूट है तो डिसाइड करेंगे प्रोविजनल रेंट, इतना प्रोविजनल रेंट है तो डिसाइड कर देगी कोर्ट। ये पढ़ा था ना हमने प्रोविजन, तो वो सारे प्रोविजन यहाँ पे भी लागू हो जाएंगे। ठीक, क्लियर? यस मैम। लेकिन कब? परंतु यह तब जबकि उसी स्थान के संबंध में उस अभिधारी को बेदखली के लिए कोई वाद या कार्यवाही उसके किसी भी प्रकरण पर किसी न्यायालय के समक्ष लंबित न हो। लेकिन ये सेक्शन 13 के प्रावधान तभी एप्लीकेबल होंगे जब जो एविक्शन के लिए एप्लीकेशन लगाई है 23A के अंतर्गत वो पूरा मैटर डिसाइड हो गया हो। ऐसा नहीं कि 23A के अंतर्गत जो एप्लीकेशन लगाई है वही पेंडिंग है, क्योंकि सेक्शन 13 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 13 में क्या था, वर्ड यूज क्या थे, कोई डिग्री पारित हो चुकी है तो उसके अगेंस्ट अपील की है टेनेंट ने, तो उसमें मतलब वहां पे भी फाइनल पूरा ऑर्डर 12 के अंतर्गत हो चुका है। 12 के अंतर्गत जो आधार पे बेदखली का आदेश लगाया है वहां पे कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, डिग्री पारित हो गई है बेदखल की, उसके बाद सेक्शन 13 लागू होती है। तो यहाँ पे भी यही कहा है कि सेक्शन 23A के अंतर्गत जो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के आधार पर एप्लीकेशन लगाई गई है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, पूरा मैटर डिसाइड हो जाएगा तब सेक्शन 13 के प्रावधान जो है एप्लीकेबल। क्लियर? यस मैम। ओके, लास्ट सेक्शन इस चैप्टर की, मिथ्या तथा तुच्छ आवेदन आदि 23 झा। 23I फॉल्स एंड फ्रिवोलस एप्लीकेशन एक्सेट्रा। तो अब ये बता रहे हैं, देखो भाई फॉल्स और फ्रिवोलस एप्लीकेशन लगाई तो क्या होगा, a landlord making a false or frivolous application under section 23A, ठीक है, तो यदि मकान मालिक 23A के अंतर्गत तुच्छ और मिथ्या आवेदन करे या फिर टेनेंट और अ टेनेंट सीकिंग आइदर परमिशन टू डिफेंड द एप्लीकेशन और एडजर्नमेंट ऑन फॉल्स और फ्रिवोलस और वेक्शियस ग्राउंड, या फिर जो किराएदार है वो आरटीए से डिफेंस की परमिशन के लिए या स्थगन करवाने के लिए कार्यवाही क्या कर रहा है, मिथ्या तुच्छ या तंग करने के आधारों पर मांग रहा है ये सब, तो फिर मे बी सैडल्ड विथ हैवी कंपनसेटरी कॉस्ट, तो दोनों को हैवी कंपनसेटरी कॉस्ट देना होगा अगर लैंडलॉर्ड 23A के अंतर्गत जो आवेदन लगा रहा है वो झूठा और फ्रिवोलस लगा रहा है, या टेनेंट जो अपना डिफेंस करने के लिए या एप्लीकेशन लगा रहा है या एडजर्नमेंट कराने के लिए झूठे आधारों पे लगा रहा है, तो इन लोगों को हैवी कंपनसेटरी कॉस्ट देना पड़ेगा, जो कितना होगा, not exceeding 6 months rent of the accommodation at a time as the rent controlling authority may fix। तो जैसा कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिक्स करेगी, लेकिन जो 6 मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 मंथ के रेंट के बराबर, वो भी एट अ टाइम, एक बार में देना पड़ेगा 6 मंथ के बराबर का रेंट के बराबर का कंपनसेटरी कॉस्ट। एक बार हिंदी में भी इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। जो भूस्वामी धारा 23 का के अधीन कोई मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है, तो पहले ये भूस्वामी कर रहा है, या जो अभिधारी, अब किराएदार की बात आ रही है, या तो आवेदन में प्रतिरक्षा करने की अनुज्ञा अथवा कोई स्थगन मिथ्या या तुच्छ या तंग करने वाले आधारों पर मांगता है, उसे एक बार में उस स्थान के 6 मास के भाड़े से अनधिक के ऐसे भारी प्रतिकारात्मक खर्चों से भारित किया जा सकेगा जैसा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी नियत करे। ठीक है, तो एक बार में मतलब इकट्ठा 6 मंथ के बराबर का कंपनसेटरी कॉस्ट जो है देना पड़ेगा, 6 मंथ के भाड़े से अनधिक, अनधिक मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता।
आरसी अगर देगा तो अधिकतम कितना देगा, 6 मंथ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो इतना आपको कंपल्सरी कॉस्ट देना पड़ेगा, प्रतिकारात्मक खर्च देना पड़ेगा। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि प्रतिकारात्मक खर्चों का प्रावधान कौन सी सेक्शन में है। 4 ऑप्शन दे देंगे, तो याद रखना है 23I में क्या है, प्रतिकारात्मक खर्चे। कंपल्सेटरी कॉस्ट का प्रावधान कहाँ है, 23I में, 23 झा। लास्ट सेक्शन 23 ये थी जिसमें डेफिनेशन ऑफ लैंड लॉर्ड थी, वो हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे। तो ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। आया समझ में अच्छे से? यस मैम। है ना? नेक्स्ट चैप्टर कल ये से मैडम स्टार्ट करेंगे।